नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएनजी और एलपीजी कनेक्शन को लेकर सरकार का अहम फैसला। उपभोक्ता एक साथ नहीं रख सकते हैं एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन। दिल्ली में नई नीति लागू। रोजाना खपत का 20% कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराने का फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का असम दौरा। राज्य सरकार के विभिन्न विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन। खानापारा में करेंगे युवा शक्ति समारोह को संबोधित। पश्चिम एशिया संकट के बीच भारतीयों की वापसी का सिलसिला जारी। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस आज संचालित करेगा 72 विशेष उड़ानें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित करने की अपील। कहा कई अन्य देश भेजेंगे अपने युद्धपोत। ईरानी विदेश मंत्री का दावा। खार्ग द्वीप पर हमले के लिए अमेरिका ने इस्तेमाल की यूएई की जमीन। यूएई ने किया दावा खारिज। 4 भारतीय मुक्केबाज पहुंचे अंडर 19 विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप के फाइनल में। 2026 समर यूथ ओलंपिक का क्वालिफाइंग इवेंट है ये टूर्नामेंट। और मौसम ने बदली करवट। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश। आज और कल पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उत्तर भारत के कई इलाकों में बिजली, तेज हवा और ओलावृष्टि का अलर्ट। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। खाड़ी देशों में जारी संकट के बीच सरकार ने देश में एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन को लेकर संशोधित आदेश जारी किया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी एक संशोधित गैजेट में कहा गया है कि कोई भी उपभोक्ता एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन एक साथ नहीं रख सकता है। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि जिन लोगों के घर में पाइप्ड नेचुरल गैस का कनेक्शन है, वे अब सरकारी तेल कंपनियों या उनके वितरकों के माध्यम से घरेलू एलपीजी कनेक्शन नहीं रख सकते और न ही एलपीजी सिलेंडर भरवा सकते हैं। सरकारी नियमों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति के पास पहले से पीएनजी कनेक्शन है और साथ ही घरेलू एलपीजी कनेक्शन भी है, तो उसे तुरंत अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। ये व्यवस्था सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने और एक ही घर में दोहरे कनेक्शन पर रोक लगाने के लिए लागू की गई है। नियम का पालन न करने पर कनेक्शन रद्द किया जा सकता है। देश भर में एलपीजी उपभोक्ताओं को पहले की तरह ही 2 से 3 दिन में रसोई गैस सिलेंडर मिल रहा है। अब केवल फर्क इतना है कि उपभोक्ता 25 दिन के बाद ही दूसरे गैस की बुकिंग करवा सकेंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश भर में एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता और आपूर्ति लगातार सुनिश्चित की जा रही है। उपभोक्ता रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग पहले 21 दिन के अंतराल पर कर सकते थे, लेकिन नए नियम के तहत अब यह समय सीमा बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है। उपभोक्ताओं को पहले की तरह ही 2 से 3 दिन में गैस सिलेंडर की डिलीवरी मिल जा रही है। कई जगह बुकिंग के 24 घंटे के भीतर ही उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिल जा रहा है। देश भर के गैस एजेंसी के संचालकों का कहना है कि नए नियम के अनुसार 25 दिन के बाद ही गैस की बुकिंग हो रही है। गैस की देश में किल्लत नहीं है और ग्राहकों को भरपूर मात्रा में गैस मिल रही है। बस ये सरकार ने कहा है कि 30 दिन का एक उन्होंने राइडर लगाया है कि पिछला सिलेंडर जो प्राप्त किया है उसके आप 30 दिन और सिंगल में 25 दिन और डबल में 30 दिन, उसके बाद नेक्स्ट बुकिंग करा सकते हैं। उसके बाद आपको 2 से 3 दिन में इजीली सिलेंडर मिल जाएगा। गैस की स्थिति वैसे ठीक है एकदम। बस यही है कि नया नियम आया है 25 दिन का, 25 दिन में ही दूसरी डिलीवरी मिल सकती है। स्थिति सही है, गैस भी आ रही है प्रॉपर। हम मार्केट में भेज रहे हैं, किसी को जरूरी है तो यहाँ भी दे रहे हैं, जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको भी दे रहे हैं। राजस्थान में जयपुर, बीकानेर और ब्यावर में उपभोक्ताओं को समय पर एलपीजी गैस की डिलीवरी घर पर मिल रही है, जिससे लोगों को कोई समस्या नहीं आ रही है। गैस वितरण से जुड़े कर्मचारी बुकिंग होने के 2 से 3 दिन के अंदर गैस की डिलीवरी कर रहे हैं। बुक कराने के बाद तो सिलेंडर आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कल ही बुक करवाया था परसों और आज सिलेंडर आ गया। हमारे टंकी हमने बुक करवाई, अभी 3 रोज पहले बुक करवाई, जो सेकंड डे हमको मिल गई है।
रसोई गैस की टंकी की अभी तक तो हमें कोई शॉर्टेज नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि 3 दिन पहले ही हमने गैस बुक करवाई थी, तो चौथे दिन हमारे यहाँ गैस मिल गई थी हमारे को। एलपीजी की ठीक स्थिति है, एकदम डिलीवरी टाइम टाइम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है कस्टमरों को। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में गैस एजेंसी में लोग सिलेंडर लेने के लिए पहुंचे। प्रशासन ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि एलपीजी गैस की किसी तरह की कोई कमी नहीं है और सप्लाई सामान्य रूप से जारी है। इसमें पब्लिक के लेवल पे पैनिक किया जा रहा है। अगर बिना बुकिंग के गैस एजेंसी पे जाएंगे, लाइन लगाई जाएगी, तो इस तरह की चीजें हमारी रिपोर्ट में आ रही हैं। तो ऐसी यही आम जनता से अपील है कि पैनिक ना करें, किसी तरह की कोई शॉर्टेज नहीं है एज ऑफ नाउ। देश के कई इलाकों में एलपीजी गैस बुकिंग वाले दिन ही मिल जा रही है और कई जगहों पर गैस सिलेंडर 1 से 3 दिन के अंदर उपभोक्ताओं को मिल जा रहा है। तेलंगाना के आदिलाबाद से लेकर दिल्ली तक उपभोक्ताओं को बुकिंग के बाद गैस आसानी से मिल रही है और किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। आसानी से इजी से सिलेंडर मिल जा रहा। बुक करने के बाद हमको सेम डे सिलेंडर हमको लाके दे रहे। कल सिलेंडर बुक कराया था मैं 9 बजे और आज हमें डिलीवरी मिल गई है। परसों बुक करवाई थी, आज मिल गई। हाँ, डैडी ने कराई थी। देश भर में गैस एजेंसी बुकिंग के बाद अपने ग्राहकों को पहले की ही तरह एलपीजी गैस 2 से 4 दिन में आसानी से मुहैया करवा रही हैं। गैस एजेंसी संचालकों ने आम लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देकर संयम बनाए रखने की अपील की है ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एलपीजी सप्लाई को लेकर फैली अफवाहों पर स्थिति स्पष्ट की है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, एलपीजी की आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और हम निर्बाध एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं ताकि देश भर की रसोई सुचारू रूप से चलती रहे। इसके लिए उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे घबराए नहीं और वितरक के परिसर में जाने से बचें। इसके बजाय घर बैठे ही आसानी से अपनी एलपीजी रिफिल बुक करें। कृपया घबराकर बुकिंग ना करें। समय से पहले या जल्दबाजी में की गई बुकिंग से उन लोगों के लिए सिलेंडर की डिलीवरी में देरी हो सकती है जिन्हें इसकी तत्काल आवश्यकता है। आवश्यकता पड़ने पर ही बुकिंग करें। हर रसोई को समय पर खाना पकाने का अधिकार है, सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी। देश भर के घरों तक एलपीजी पहुंचती रहे। भारत की तेल विपणन कंपनियां निर्बाध एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे काम कर रही हैं, जिससे देश भर की रसोई चलती रहे। घर पर रहें, निश्चिंत रहें, आपका सिलेंडर आप तक पहुंच जाएगा। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज असम के दौरे पर रहेंगे। वे गुवाहाटी के प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज में असम सरकार के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। साथ ही वेटरनरी ग्राउंड खानापारा में आयोजित युवा शक्ति समारोह को संबोधित करेंगे। इससे पहले गृह मंत्री कल शाम एक विशेष विमान से बोरझार स्थित लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे, जहां केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, सांसद कामाख्या प्रसाद तासा और भाजपा असम प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस आज पश्चिम एशिया क्षेत्र से आने जाने वाली कुल 72 निर्धारित और गैर निर्धारित उड़ानें संचालित करेंगी। एयरलाइनों के अनुसार आज जद्दा और मस्कत से आने जाने वाली निर्धारित सेवाएं भी जारी रहेंगी, जिसमें भारत और जद्दा के बीच कुल 8 उड़ानें संचालित की जाएंगी। इनमें से एयर इंडिया दिल्ली और मुंबई से एक वापसी उड़ान संचालित करेगी, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस बेंगलुरु और कोझिकोड से एक उड़ान संचालित करेगी। एयरलाइनों ने कहा है कि यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम एशिया क्षेत्र में उड़ान सेवाओं को सुचारू रूप से जारी रखा जा रहा है। और इंडिगो ने मध्य पूर्व में बदलती स्थिति को देखते हुए दुबई के लिए अपनी उड़ान सेवाओं को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। एयरलाइन ने बताया कि मौजूदा हालात के कारण दुबई में उड़ान संचालन पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे उड़ानों की समय सारणी में बदलाव किया गया है। एयरलाइन ने दुबई आने जाने वाली यात्रियों से हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले एयरलाइन की वेबसाइट पर जाकर फ्लाइट स्टेटस देखने की सलाह दी है। इंडिगो ने कहा है कि यात्रियों को किसी भी बदलाव या अपडेट की जानकारी देने के लिए उन्हें लगातार सूचनाएं भी भेजी जा रही हैं, ताकि वे अपनी यात्रा की योजना उसी अनुसार बना सकें।
आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के गिरीश पार्क इलाके में हुई हिंसक घटना को लेकर पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है और कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोलकाता पुलिस ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि घटना में किसी भी राजनीतिक दल की ओर से अभी तक औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस ने स्वतः संज्ञान के आधार पर कार्रवाई शुरू की। गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों में से 3 भाजपा कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। इस पर भाजपा नेता सजल घोष ने तीखा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार तीनों भाजपा कार्यकर्ता किसी भी तरह की तोड़फोड़ या हिंसा में शामिल नहीं थे। पुलिस ने बिना किसी आधार के निर्दोष भाजपा समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता बारानगर पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन किया। और यहाँ रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में देश के पहले मेडिकल टेक्नोलॉजी निवेश मंच की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य भारत के मेडटेक क्षेत्र में नवाचार और विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज के पूर्व सीईओ की अगुवाई में उद्योग के अनुभवी विशेषज्ञों और निवेशकों के एक समूह ने 1000 करोड़ रुपए का ग्रोथ स्टेज फंड लॉन्च किया। इस फंड का उद्देश्य भारत के मेडिटेक इकोसिस्टम को मजबूत करना और केंद्र सरकार की पहल के अनुरूप देश में मेडिकल उपकरणों के निर्माण और नवाचार को प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फंड से नवाचार और उद्योग की वृद्धि को गति मिलेगी और उद्योग की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। साथ ही कहा कि मेदार्था कैपिटल नामक इस फंड को हाल ही में सेबी से मंजूरी मिली है। ये फंड अगले 2 से 3 वर्षों में देश भर की लगभग 10 से 12 उच्च विकास क्षमता वाली मेडिटेक कंपनियों में पूंजी निवेश करने की योजना बना रहा है। और राजधानी दिल्ली में आज सुबह मौसम ने अचानक करवट ली है। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ आज और कल पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और इसके आसपास के मैदानी इलाकों को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण आंधी तूफान, बिजली कड़कने, तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ और स्थानीय नागरिक प्रशासन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल करने के लिए जोजिला दर्रे पर बर्फ हटाने के काम में जुटे हुए हैं। भारी बर्फबारी के कारण राजमार्ग के कई हिस्सों में यातायात प्रभावित हो गया था। अधिकारियों के अनुसार सड़क को जल्द से जल्द साफ कर संपर्क बहाल करने के लिए मशीनों और कर्मियों की मदद से लगातार काम किया जा रहा है। ये राजमार्ग लद्दाख क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण जीवन रेखा माना जाता है।
देश में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का विस्तार लगातार हो रहा है। केरल में भी जन औषधि केंद्र तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां आम लोगों को ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले 50 से 80% तक सस्ती जेनेरिक दवाएं मिल रही हैं। यही वजह है कि अब राज्य में बड़ी संख्या में लोग इन केंद्रों की ओर रुख कर रहे हैं। महंगी दवाओं के दौर में सस्ते और भरोसेमंद इलाज की सुविधा अब लोगों के लिए आसान हो रही है। देश भर में मोदी सरकार की प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। केरल में भी इन केंद्रों का तेजी से विस्तार हो रहा है, जहां लोगों को केंद्र सरकार की मदद से ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 80% तक कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाएं मिल रही हैं। कोविड के बाद राज्य में कई निजी मेडिकल स्टोर्स पर दवाओं की कीमतों में 15 से 30% तक बढ़ोतरी देखी गई, जिसके बाद आम लोग अब जन औषधि केंद्रों की ओर रुख कर रहे हैं। ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനൌഷധി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് വളരെയേറെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പാണ്. കാര്യം അതായത് ആ ഒരു ഗുണനിലവാരത്തിൽ നല്ല ഗുണനിലവാരത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രഷറിൻ്റെ ഒരു മരുന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും 240 ഒരു സ്ട്രിപ്പിന് 240 230 വരുന്ന മരുന്നുകൾ നമുക്ക് ജനൌഷധിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് വെറും 16-20 രൂപക്കാണ്. അത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. केरल में केंद्र की इस योजना के तहत हजारों जन औषधि केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिनमें से अधिकांश दक्षिण और मध्य केरलम के क्षेत्रों में स्थित हैं। इन केंद्रों पर मिलने वाली सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाओं के कारण लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। मेन बेनिफिट है कि अगर फॉर एग्जांपल बोले तो एक मंथ में 2000 का बिल मेडिसिन में आ रहा है, तो यहाँ से खरीदेगा तो आराम से 400 में आ जाएगा, मैक्सिमम तक 500 ही हो जाएगा। तो आम लोगों के लिए अगर बोले तो बहुत बेनिफिट है। जन औषधि केंद्र चलाने वाले संचालकों का कहना है कि लोगों में इन दुकानों को लेकर जागरूकता बढ़ रही है और मरीज अब बड़ी संख्या में यहाँ से दवाएं खरीद रहे हैं। ഇവിടെ തമ്മനത്ത് ഞങ്ങൾ കോവിഡ് സമയത്താണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പുറമേ നിന്നുള്ള കമ്പനി മെഡിസിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 50% തൊട്ട് 90% വരെ ലാഭം മെഡിസിന് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ മെഡിസിനും ഗുണമേന്മയോടെ വളരെ അധികം ശ്രദ്ധിച്ചാണ്, അതായത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ലാബ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയാണിത് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒട്ടും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് മറ്റ് ബ്രാൻഡഡ് മരുന്നുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ ജനൌഷധിയിൽ മരുന്നുകളിലേക്ക് മാറാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ എക്കണോമിക്കായിട്ടുള്ള നമുക്കുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നാളെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്നതും അംഗീകരിക്കുന്നതുമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് ഈ ജനൌഷധി മാറും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഏതൊരു സംശയവും വേണ്ട. राज्य के उत्तरी हिस्सों के कई गांवों में भी अब जन औषधि केंद्र खोलने की मांग तेजी से बढ़ रही है। केंद्र सरकार का लक्ष्य मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र स्थापित करने का है। ऐसे में सस्ती दवाओं की मोदी सरकार की ये पहल आम लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। ये योजना न केवल आम लोगों की दवा का खर्च कम कर रही है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रही है। तिरुवनंतपुरम से विवेक नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और 15 मार्च को दुनिया भर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मकसद उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की ये रिपोर्ट। हर साल 15 मार्च को पूरी दुनिया में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये दिन उपभोक्ताओं के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इस दिन का उद्देश्य बाजारों में निष्पक्ष व्यवहार की महत्ता को बताना और उपभोक्ताओं को असुरक्षित उत्पादों, भ्रामक जानकारी और अनुचित व्यापारिक तरीकों से बचाने की आवश्यकता पर जोर देना है। इस साल की थीम है सुरक्षित उत्पाद, आत्मविश्वासी उपभोक्ता। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दुकानों से या ऑनलाइन खरीदे जाने वाले उत्पाद सही सुरक्षा मानकों को पूरा करें और लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा न बने। आज के तेजी से बढ़ते डिजिटल और वैश्विक बाजार में उपभोक्ताओं के पास सामान और सेवाओं के कई विकल्प हैं।
लेकिन उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता और पारदर्शिता को लेकर चिंताएं अभी भी बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। हालांकि ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए मोदी सरकार ने कई जरूरी कदम उठाए, जिसमें से एक है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। मोदी सरकार ने इस अधिनियम को लागू कर उपभोक्ताओं को मजबूत कानूनी अधिकार दिए हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन हुआ, जो भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापारिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। वहीं राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन और ई दाखिल पोर्टल के जरिए उपभोक्ता अब घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर समाधान पा रहे हैं। इन पहलों से उपभोक्ता अधिकार और ज्यादा मजबूत हुए हैं। इस अभियान में मजबूत नियम बनाने, बेहतर निगरानी व्यवस्था लागू करने और सरकारों, व्यवसायों तथा उपभोक्ता संगठनों के बीच अधिक सहयोग की मांग की गई है, ताकि उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये भी बताता है कि उपभोक्ताओं को सही जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाया जाए, ताकि वे समझदारी से फैसले ले सकें और जवाबदेही की मांग कर सकें। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि कई और देश हुर्मुज़ जल डमरू मध्य को सुरक्षित रखने के लिए अपने युद्धपोत भेजेंगे, खासकर वो देश जो इस रणनीतिक जलमार्ग से तेल और गैस प्राप्त करते हैं। उनका कहना है कि अगर हुर्मुज़ की मुक्त और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित नहीं हुई तो दुनिया को तेल गैस आपूर्ति संकट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जलडमरू मध्य वैश्विक ऊर्जा व्यापार का एक मुख्य मार्ग है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में दावा किया कि अमेरिका ईरान की सैन्य क्षमता को 100% नष्ट कर चुका है। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और अन्य देश इस क्षेत्र में जहाज भेजेंगे, ताकि हुर्मुज़ जलडमरू मध्य एक ऐसे राष्ट्र के लिए खतरा न रहे जिसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। वहीं ईरान ने कहा कि मध्य पूर्व में अमेरिका द्वारा कारग द्वीप पर किए गए हमले में उसका मुख्य तेल इंफ्रास्ट्रक्चर अधिक प्रभावित नहीं हुआ है। ईरान ने आरोप लगाया कि संयुक्त अरब अमीरात में ऐसे ठिकाने हैं जहां से अमेरिकी मिसाइल हमले लॉन्च किए गए हैं। वहीं इस यूएई ने ईरान के इस दावे को खारिज कर दिया है कि यूएई के राष्ट्रपति के कूटनीतिक सलाहकार अनवर गरगाश ने कहा कि ईरान की नीति भ्रमित है और उसमें समझदारी की कमी है। और विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप में 4 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। गुंजन, जॉयश्री देवी, चंद्रिका पुजारी और अंबेकर मितई ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं राधामणि लोंगजाम को सेमीफाइनल में हार के साथ कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। ये इवेंट डकार में होने वाले 2026 समर यूथ ओलंपिक का क्वालिफाइंग इवेंट है। और पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण बहरीन और सऊदी अरेबियन फार्मूला 1 ग्रां प्री रद्द कर दी गई है। फार्मूला 1 ने गहन जांच के बाद ये निष्कर्ष निकाला है कि मौजूदा हालात के चलते दोनों में से किसी भी रेस को आयोजित करना सुरक्षित नहीं है। बहरीन ग्रां प्री का आयोजन 10 से 12 अप्रैल तक सगीर सर्किट पर होना था। वहीं सऊदी अरेबियन ग्रां प्री एक हफ्ते बाद जद्दा में आयोजित होनी थी। फार्मूला 1 की गवर्निंग बॉडी FIA ने रविवार की चाइनीज ग्रां प्री से पहले बयान जारी करते हुए कहा कि अप्रैल में होने वाली ये दोनों रेस रद्द होंगी और इन्हें रीशेड्यूल या रिप्लेस नहीं किया जाएगा। अब इस फार्मूला 1 सीजन में 24 नहीं बल्कि 22 रेस ही होंगी। और विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय पैरा एथलीटों ने न केवल इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया बल्कि अपने प्रदर्शन से देश को इसमें नंबर 1 की पोजीशन पर भी ला दिया। पेश है ये रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेट टीम ने एक तरफ जहां T20 का विश्व खिताब जीत दुनिया को देश में क्रिकेट की गहरी जड़ों से रूबरू कराया, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने अपने हुनर का लोहा मनवा विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में मोर्चा फतेह किया। दिल्ली में आयोजित हुई इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत ने 208 पदक जीते, जिसमें 75 स्वर्ण पदक रहे। इस प्रतियोगिता में 8 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। बड़ी बात ये रही कि ये प्रतियोगिता देश में पैरा खिलाड़ियों के विकास की एक नई कहानी को सामने रख गई।
कम्पीट करके ऐसा लग रहा है कि हाँ, पैरा स्पोर्ट्स अब सिंपल स्पोर्ट्स से ज़्यादा दूर नहीं है। आने वाले टाइम पे हमें ऐसी परफॉर्मेंस देखने को जरूर मिलेगी और इंडिया की तरफ से ही देखने को मिलेगी कि हम जनरल के बराबर ही टक्कर में चल रहे होंगे। वहीं पैरा एथलेटिक्स के हेड कोच सत्यनारायण के मुताबिक हर प्रतियोगिता का अपना महत्व है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय दल के इस प्रदर्शन की बेहतर तस्वीर पैरा एशियन गेम्स में भी दिखाई देगी। नाउ इंडिया में बहुत एनकरेजमेंट बहुत अच्छा मिल रहा है। इसका वजह से मेरा खिलाड़ी लोग का बहुत बेनिफिट भी हो रहा है। एंड इंडिया में टूर्नामेंट हम लोग इसलिए कराना चाहता है, टूर्नामेंट कराने से, चैंपियनशिप कराने से हम लोग बहुत अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है थ्रू मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया का थ्रू। एंड आल्सो एथलीट को रेस्पेक्ट भी मिलता है वो मेडल जीतने से। इस प्रतियोगिता ने एक बार फिर दुनिया भर के पैरा खिलाड़ियों की प्रतिभा और जज्बे को दिखाया। साथ ही इस स्तर के आयोजन ने देश में पैरा खेलों के विकास को भी मजबूती दी और खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा का अनुभव। इन खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत से इस कामयाबी को सींचा है, लेकिन देश भी इनके साथ खड़ा है और लगातार सरकार के स्तर पर इनको आगे बढ़ाने के तमाम कार्यक्रम जो है वो जारी हैं। उम्मीद यही है कि इस तरह की प्रतियोगिता न केवल इनके मनोबल को और ऊंचा करेगी, बल्कि आने वाले पैरा एशियाई खेलों और पैरा ओलंपिक खेलों में भी यहाँ से कई एथलीट जो हैं वो निकल करके सामने आएंगे। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।